बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। लॉ गेट का सेशन स्टार्ट है और हमने इस वीडियो में इस तरीके से, बल्कि इस सेशन में इस तरीके से हमने इस कोर्स को मैनेज किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको क्रैश कोर्स की शक्ल में करवा रहे हैं, क्योंकि दिन बहुत करीब हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम क्रैश वीडियोस की शक्ल में आपको करवाएं, यानी कि एक वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद मिले लॉ गेट का और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो सिक्योर कर सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है लॉ गेट के लिए लीगल एथिक की। देखें, लीगल एथिक का जो पोर्शन है वो सिर्फ ये हमारे पास रूल्स हैं, मगर इन रूल्स के 10 नंबर हैं। एक नंबर से स्टूडेंट फेल होता है। आप हमारा जो मुकम्मल लॉ गेट का जो सिलेबस की जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। उसमें हमने पूरा का पूरा सिलेबस बताया हुआ है, वो बाकायदा रिटन शक्ल में जो है वो स्क्रीन पे लिख कर भी आता है। उसमें आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि कौन से पोर्शन का कितने नंबर हैं और जो हमारा लॉ गेट है उसमें कितने कितने नंबर के पोर्शंस और हमें कौन कौन से पोर्शंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि क्रैश वीडियोस हैं, हमारी कोशिश यही होगी कि जितना ज़्यादा आपको मवाद इन दिनों में दे सकें ताकि आपके नंबर इंशाअल्लाह ताला अच्छे पासिंग मार्क आपके आ जाएं। तो अपना वक्त ज़ाया किए बिना आज हम चलते हैं लीगल एथिक की तरफ। ये पूरी वीडियो है लीगल एथिक की, ये हम इसमें इंशाअल्लाह ताला कवर करते हैं। तो देखें, लीगल एथिक में सबसे पहले तो ये देखें, मैं आपको एक टिप बताता हूं इसकी। अपने जहन में ये रखें कि आज की वीडियो और जो लीगल एथिक का पोर्शन है जो आपका लॉ गेट में आएगा, उसमें आपने वकील को एक हीरो के तौर पर लेना है, एक मॉडल हीरो के तौर पर लेना है कि वो एक ऐसा हीरो है। जब आप अपने जहन में ये इमेज बिठा लेंगे ना, ये पूरा आपको फर फर उंगलियों पे याद हो जाएगा कि एक हीरो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। एक मॉडल हीरो के तौर पे वकील को आपने लेना है कि ना तो वो अपने किसी वकील के साथ बुरा करेगा, बल्कि उसके साथ एक आइडियल पर्सनैलिटी बनकर रहेगा। ना अपने क्लाइंट के साथ कोई बुरा करेगा, बल्कि उसके साथ भी आइडियल पर्सनैलिटी बनकर रहेगा। ना कोर्ट के साथ, अदालत के साथ कोई ऐसा मामला करेगा जिससे उसकी इमेज गिरे, उसके साथ भी वो एक आइडियल पर्सनैलिटी बनकर रहेगा। और आखिर में कि पब्लिक के साथ भी उसका इमेज यही होगा कि वो एक मॉडल हीरो के तौर पर जो है वो सामने आता है। ये पोर्शन करवाने की क्यों जरूरत है लॉ गेट में, और इसके इतने नंबर क्यों हैं? इतने छोटे से पोर्शन के 10 नंबर, जबकि एक एक नंबर से स्टूडेंट का लाइसेंस रह जाता है। कई इस किस्म के भी होते हैं कि जिनके चांस खत्म हो जाते हैं और वो बिल्कुल जो है अपनी डिग्री ज़ाया कर बैठते हैं। ये मैं आपको इतनी तमहीद बांध कर इसलिए बता रहा हूं कि आपको जब इसका मेन मकसद पता चल गया ना, आप यूं फर इस पोर्शन को 10 नंबर को इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इस समय बस जहन में ये रखना है कि जो वकील है वो एक रोल मॉडल हीरो है, पहली चीज। नंबर 2, इसमें बस एक मेरी बात याद रख लेना जो आपको बार बार वो पेपर में उलझा कर पूछेगा। बस आपने ये जहन में रखना, वकील को इस पोर्शन में लीगल एथिक में जब भी रोका जाएगा किसी काम को करने से, तो शेल नॉट से रोका जाएगा, मे नॉट से नहीं रोका जाएगा। बस ये आपकी इतनी बड़ी आपकी जो है ये आपकी मुश्किल हल हो गई एक इस लफ्ज में कि मे नॉट से वकील को नहीं रोका जाएगा। आप ये पूरा पोर्शन पढ़ें, वकील को जब भी रोका गया ना, शेल नॉट से, कि तुमने ऐसा नहीं करना, हरगिज नहीं करना। क्यों? वकील को जब इतना फोर्सफुली रोका जा रहा है ताकि उसकी इमेज बरकरार रहे। क्यों? कि ये एक ऐसा पेशा है कि जो कि बस मैं कहना नहीं चाहता कि जिस पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठती हैं कि ये इस तरह करते हैं, नाजायज करते हैं, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, फला फला। तो इसीलिए लीगल एथिक में लाइसेंस देने से पहले ये पोर्शन स्टूडेंट को दिया गया ताकि उनको पता चले कि मेरी इमेज क्या होनी चाहिए। अब हम अपना वक्त जाया नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। आपने ये वाली 4 हेडिंग याद रखनी है। देखो, 134 से 144 रूल तक
یہ ایڈوکیٹ کا تعلق ہے ٹو ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے۔ 134 سے 144، اب 134 سے 144 کے درمیان جو بھی رول دے گا آپ اپنے ذہن میں یاد رکھنا اس کا تعلق وکیل سے وکیل کے تعلق کا ہے، ایڈوکیٹ سے ایڈوکیٹ کا تعلق ہے۔ پھر اپنے ذہن میں دوسری ہیڈنگ بٹھا لیں کہ 145 سے 158 تک، 145 سے 158 تک جو تعلق ہے اس رولز کا، 145 سے 158 تک یہ ایک وکیل کا کلائنٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اگر وہ 137 میں یہ کہے کہ ایک وکیل کا تعلق کلائنٹ سے ہے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، غلط غلط غلط، کیوں کہ کلائنٹ کا تعلق تو 145 سے 158 کے درمیان بنتا ہے، تو یہ 137 سے 138 والا تعلق تو ایڈوکیٹ کا ایڈوکیٹ کے ساتھ۔ یہ چار جو آپ نے ہیڈنگ یاد رکھنی ہے نا، یہ آپ کو بڑی اہم ہیں اور آپ کی بڑی مدد کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسری ہیڈنگ ہے 159 سے 167 تک، یہ تعلق کس کا ہے؟ ایک وکیل کا کورٹ کے ساتھ ہے۔ تو جب بھی کوئی رول آئے 159 سے 167 کے درمیان، آپ کیا ذہن میں سمجھیں گے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس کا تعلق کورٹ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تو پبلک سے ہے، آپ کہیں گے غلط، کیوں کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ 159 سے 167 کے درمیان جتنے بھی رول آ رہے ہیں ان کا تعلق ایک وکیل کا کورٹ کے ساتھ ہے، عدالت کے ساتھ ہے۔ چوتھی اور آخری ہیڈنگ اپنے ذہن میں رکھنی ہے 168 سے 175 تک، جتنے بھی رول ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ ایک وکیل کا ود پبلک کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں چار بڑی اہم ہیڈنگ ہیں۔ پہلی کہ 134 سے 144 کے درمیان جتنے بھی رول آ رہے ہیں ان سب کا تعلق ایک ایڈوکیٹ کا ایڈوکیٹ سے ہے۔ 145 سے 158 کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ایڈوکیٹ کا ود کلائنٹ سے ہے۔ 159 سے 167 کے درمیان جتنے بھی یہ رولز آ رہے ہیں ان میں ایک وکیل کا تعلق کورٹ سے ہے، اور 168 سے 175 کے درمیان جتنے بھی رولز آ رہے ہیں ان میں ایک وکیل کا تعلق پبلک سے ہے۔ یہ چار ہیڈنگیں آپ نے یاد کر دی، اور سب سے اہم دو باتیں جو میں نے سٹارٹ میں بتائی کہ ایک وکیل اس پورے لیکچر میں رول ماڈل ہے، ایک ہیرو ہے، یہ امیج ذہن میں رکھ کے کرنی ہے۔ اس کے کوئی بھی ایسی بات جو وکیل کے نیگیٹو والی طرف جائے گی آپ کہیں گے نہیں یہ غلط بات بیان کی جا رہی ہے، کیوں کہ وکیل تو یہاں پہ ہیرو بنا کے دکھایا گیا ہے، تو ہم اس کو کوئی نیگیٹو کمنٹ کی طرف لے کے جائیں تو ایسا نہیں ہے۔ اور جب بھی، اور آخری بات اس میں سب سے قیمتی بات کہ شیل ناٹ سے روکا جائے گا، مے ناٹ سے وکیل کو نہیں روکا جائے گا۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رول 134 سے ہم 144 کے درمیان پڑھتے ہیں کہ ایڈوکیٹ کا ایک ایڈوکیٹ سے تعلق۔ لا گیٹ میں آپ سے کہے گا 134 جو رول ہے اس میں وکیل کو کہا کہ اپ ہولڈ ڈگنیٹی، وہ اپنے شعبے کے وقار کو، معیار کو، اس کو بلند رکھے۔ اس میں دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں 134 رول میں، کہ وہ اپنے آپ کے، اپنی پرسنالٹی، اپنی ذات کو بھی ایز این ایڈوکیٹ اس کی بھی ڈگنیٹی کو اپ ہولڈ رکھے، اس کو معیار بھی بلند رکھے، اور اپنے پروفیشن کا بھی، اپنی وکالت کا بھی وہ جو ہے اس کے معیار کو بھی بلند رکھے۔ دیکھیں 134 میں دو بڑی قیمتی باتیں ہیں کہ اپ ہولڈنگ ڈگنیٹی وہ کس کی رکھے گا؟ اپنے آپ کی، کہ میں ایک وکیل ہوں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرا معیار گر جائے، اور اپنے پروفیشن کی بھی عزت رکھے گا کہ میں ایک وکیل ہوں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میں کروں گا ایک جبکہ انگلی اٹھے گی اس پورے کے پورے شعبے کے اوپر۔ تو اس لیے اس میں پہلے رول میں ڈگنیٹی کے بارے میں بتایا۔ تو دیکھیں 134 میں کیا ڈگنیٹی، کس چیز کی؟ دو چیزوں کی، ایک اپنے آپ کی ذات کی بطور وکیل، اور دوسرا اپنے شعبے، اپنی پروفیشن کے بارے میں۔ 135 میں کہا گیا کہ ایک وکیل امپلائے نہیں کر سکتا، وہ کوئی اشتہار بازیاں نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنی قیمت کی اتنی فیس لیتا ہوں، یا میرے پاس کیس لے کر آئیں میں اس کی اتنی فیس لوں گا، اس طرح کے اشتہار نہیں وہ بانٹ سکتا، اس طرح کے بورڈ نہیں لگا سکتا جس پہ اپنی فیسیں لکھی ہوں۔ ہاں اس میں بڑا قیمتی ہے کہ وہ وزٹنگ کارڈ یا اپنی کوئی اس قسم کی کوئی چیز جس میں اپنی کوالیفیکیشن بتا رہا ہو کہ میرے پاس LLB ہے،
LLB کے ساتھ میں MA ہوں یا LLM ہوں یا PhD ہوں، کوئی بھی اپنی ڈگری بتا رہا ہے یا اپنے فیلڈ کے متعلق بتا رہا ہے کہ میں کرمنل میں کرتا ہوں، فیملی میں کرتا ہوں، سیول میں کرتا ہوں یا آل راؤنڈر ہوں، یہ کر سکتا ہے۔ تو دیکھو 135 میں وزٹنگ کارڈ کی اجازت ہے اور اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن کی، تو لفظ اس میں آئے گا اکیڈمک کوالیفیکیشن اینڈ وزٹنگ کارڈ، اس کو بھولنا نہیں ہے، تو وہ کر سکتا ہے مگر نو امپلائے کرے گا، اشتہار بازیوں کے لیے امپلائمنٹ نہیں کرے گا، لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دے گا کہ میری فیسیں اتنی ہیں، آئیں اس کیس کی میں اتنی فیسیں لیتا ہوں، تو یہ نہیں۔ تو دو ہم نے رول پڑھ لیے۔ تیسرا رول ہے 136، ان لائسنسڈ پرسن نو امپلائے، کسی بھی ایسے شخص کو جس کا لائسنس نہیں ہے اس کو وکیل یہ نہیں کہے گا کہ آپ آئیں میرے ساتھ تعاون کریں، کیس لے کر آیا کریں، ہم دونوں مل بانٹ کے کھاتے ہیں، جو آپ کا حصہ بنے گا آپ کو دیا کروں گا، جو میرا ہوگا میں فیس رکھوں گا۔ یا ان لائسنسڈ پرسن کو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم عدالت میں پیش ہو جاؤ، کس کو کیا پتا کہ تمہارا لائسنس ہے یا نہیں ہے، کون چیک کرتا ہے، ہو جائے کرو پیش، اس طرح کی باتیں وکیل نہیں کرے گا۔ تو 136 میں اس کو ان لائسنسڈ پرسن کے ساتھ کسی بھی طرح کی امپلائمنٹ منع کر دی گئی، وہ نہیں کرے گا۔ اب ایک شخص سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ اس نے LLB تو کی ہے مگر لائسنس نہیں لیا، LLB کی لا کی ڈگری ہے تو وہ کیس نہیں لڑ سکتا، وہ وکیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے 136 میں کہ ان لائسنسڈ پرسن کے ساتھ وہ امپلائمنٹ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتا۔ 137 نو ٹاک ود پارٹی، دیکھو میں نے یہاں پہ لکھا 137 اور 138 بڑا قیمتی اور ایک دوسرے کا الجھا ہوا ہے۔ 137 میں کہا نو ٹاک ود پارٹی، 138 میں کہا نو ٹاک ود جوڈیشری۔ 137 میں نو ٹاک ود پارٹی، اس میں کہا پارٹی سے نہیں بولے گا، مخالف پارٹی سے نہیں بولے گا، کب؟ جب وکیل نہ ہو۔ 138 میں بھی کیا کہا؟ جب وکیل نہ ہو تو مخالف، جب وکیل نہ ہو 138 میں کیا کہا کہ کسی جوڈیشری آفیسر سے اس کیس کو لے کے بات نہیں کرے گا، بڑا قیمتی اور جو الجھا کر آپ کو فیل کروا سکتا ہے، اس لیے میں اس کو بڑا زور دے رہا ہوں۔ 137 میں لا گیٹ میں آپ سے کہے گا، اس میں یہ کہا گیا کہ جب ایک مخالف وکیل نہ ہو، مخالف وکیل نہ ہو، دوسرا وکیل نہیں، فار ایگزامپل میں کیس لڑ رہا ہوں، دوسرا وکیل نہیں ہے، تو 137 یہ کہتا ہے جب میرا مخالف وکیل نہیں ہے تو میں اس مخالف پارٹی کو، اس کو بلا کے اس سے پوچھ گچھ نہیں کروں گا، بھائی یہ تو بتاؤ تمہارے وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس کیس میں تم کیا کرنے والے ہو، یہ غلط ہے۔ روکا گیا 137 میں کہ آپ مخالف پارٹی کو اس کے وکیل کی غیر موجودگی میں اس سے بات نہیں کریں گے۔ اور 138 میں کیا کہا گیا کہ اگر وکیل مخالف موجود نہیں ہے تو اس کیس کو لے کر آپ کسی بھی جوڈیشل آفیسر سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں 137 اور 138 میں وکیل کی غیر موجودگی کو کہا گیا ہے کہ وکیل اگر موجود نہیں ہے تو آپ 137 میں اس کی پارٹی سے، اس کے کلائنٹ سے بات نہیں کر سکتے اس کیس کو لے کر، اور 138 میں کہا اگر وکیل نہیں ہے تو اس جوڈیشل آفیسر سے جس کے پاس یہ کیس ہے اس کیس کو لے کے بات نہیں کر سکتے۔ اب ایک بڑا قیمتی نقطہ ان دونوں میں، لا گیٹ میں آپ سے کہہ سکتا ہے کہ اس 137 میں وکیل نہیں ہے، مخالف وکیل نہیں ہے، تو اس کی پارٹی سے کوئی اور بات کر سکتا ہے، اور باتیں میں کر سکتا ہوں، بھئی تمہارا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، آپ کے کزن کا کیا حال ہے، یا آپ کی زمینیں کیسی چل رہی ہیں، یہ کر سکتا ہوں، مگر اس کیس کو لے کے بات نہیں کر سکتا۔ سیم یہی 138 میں کہ اگر وکیل نہیں ہے تو جوڈیشل آفیسر سے میں دوسرے کیسوں کی باتیں کروں، اس سے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، ہاں اس کیس کی بات نہ کروں جو متعلقہ کیس ہے، جس کیس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس کی بات نہیں ہوگی۔ 139 میں اسسٹنٹ آف ایڈیشنل ایڈوکیٹ، اس میں دو باتیں بڑی قیمتی کی گئیں۔ ایک یہ، جب ایک پارٹی لا گیٹ میں آپ سے کہے گا کہ آپ کسی کے وکیل ہیں، میں فار ایگزامپل کسی کا وکیل ہوں، اگر میری پارٹی یہ کہے کہ آصف صاحب ہم نے ایک اور بھی وکیل اسسٹنٹ کے طور پر، ایڈیشنل کے طور پہ ساتھ رکھنا، ہم دو وکیل رکھنا چاہتے ہیں اس کیس میں،
तो मैं इसको अपनी वांट ऑफ जो है क्वालिफिकेशन नहीं कहूँगा या वांट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि इसने मुझ पर एतबार नहीं किया, क्या मैं इतना निकम्मा वकील हूँ कि इसने मुझ पर एतबार नहीं किया, दूसरा वकील साथ रख रहा है। ये गलत है। उसको हक है कि वो मेरे साथ जितने चाहे वकील रख ले। मगर इसमें एक बड़ा कीमती नुक्ता बयान किया गया, वो बड़ा कीमती है कि जब दूसरे वकील के पास वो जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आसिफ हूं, वो राणा अहमद साहब के पास गए, तो राणा अहमद साहब ये कहेंगे क्या तुमने मेरे भाई आसिफ की फीस दी है पूरी, जो तुम उसके पास से केस मेरे पास लेकर आए हो। तो इसमें बड़ा कीमती नुक्ता है। कोई पहले वो कहेगा दूसरा वकील कि पहले वाले वकील की पहले फीस पूरी करके आओ। ये तुमने क्या किया कि आधा केस उससे लड़वा लिया और उसकी फीस भी बेचारे की नहीं दी। अब मेरे पास चलकर आ गए हो, जब मैं तुम्हारा केस करूंगा इसके बाद मुझे भी छोड़ के चले जाओगे, किसी और पे चले जाओगे। तो ये 139 में ये कहा गया कि कोई भी क्लाइंट जितने चाहे वकील एडिशनल के तौर पे कर सकता है, तो वकील को बुरा नहीं मानना चाहिए। और दूसरा कि दूसरा वकील जो है वो इसको कहेगा कि मेरे पहले भाई की फीस दी है या नहीं। 140 नो एडवोकेट आर लिटिगेंट्स। इसमें यह कहा गया कि एडवोकेट लिटिगेंट्स नहीं है। वकील वकील थोड़ा लड़ रहा है, भाई हमारी आपस में क्या दुश्मनी, हमारा तो एक शोबा है। जब हम किसी केस को लेकर अदालत में जाते हैं तो हम इस तरह दुश्मनों की तरह हो जाते हैं कि पार्टियां समझती हैं कि बस खा जाएंगे एक दूसरे को, क्यों कि हमने उनके हक के लिए लड़ना है। मगर जब हम बाहर आते हैं उस केस को, हम आपस में बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, गपशप करते हैं। अब क्लाइंट भी ये देखते हैं यार ये क्या, ये तो आपस में मिल गए, ये तो मेरा केस खराब कर रहे हैं। तो उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि ये बेचारे थोड़ा केस को लड़ रहे हैं, ये तो हमारे केस को लड़ रहे हैं, इनकी तो फील्ड है। अब आपस में एक दूसरे का सर तो नहीं फाड़ देंगे ये। तो इसमें क्या कहा गया 140 में कि नो एडवोकेट्स आर लिटिगेंट्स। 140 रूल में कहा कि वकील लिटिगेंट्स नहीं है, पार्टी लिटिगेंट्स हैं। तो अगर आप इसको लॉ एक्ट में कहेगा एडवोकेट्स आर लिटिगेंट्स, नहीं, गलत, पार्टीज आर लिटिगेंट्स। एडवोकेट लिटिगेंट नहीं है, वो आपस में लड़े झगड़े ना। इसमें यह कहा गया कि वकील आपस में भाई भाई बनकर रहें, केस की हद तक जब अदालत में जाएं तो अपने आर्ग्यू करें, वो भी तहम्मुल के साथ, दायरा अदब में रहते हुए। तो आपस की दुश्मनियां पार्टियों से नहीं लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा एक दूसरे वकील के साथ कोई तनाजा चल रहा है, अब पार्टी उसकी आगे, मैं ये देखता हूं अच्छा इस वकील के साथ मेरा तनाजा चल रहा है ना, अब मैं अपने इस वकील के सारे बदले इस पार्टी से निकलवाऊंगा, जो हो सका मैं इस पार्टी के खिलाफ करूंगा। भाई उस बेचारे का क्या कसूर। तो ये चीज भी मद्देनजर देखनी है कि एक तो वकील लिटिगेंट्स नहीं है और अपने जाती मामलात को पार्टी के साथ बदले में नहीं लेकर आना चाहिए। 141 फर्म ऑफ एडवोकेट अलाउड। इसमें यह कहा एडवोकेट को पार्टनरशिप की अलाउ है कि आप फर्म बना सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हम एक फर्म बनाए, इस तरह हमारी एक फर्म है, हमारा चैम्बर है, तो उसमें हम फर्म के तौर पे काम करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे हम वकील हैं, तो हम आपस में अपनी अपनी फीस लेते हैं, या हम यूं कह दें कि जो फीस आएगी हम मिल बांट के इतने पोर्शन के साथ लेंगे। एक केस आया, सब ने मिलकर उसमें असिस्ट भी करना है और उसके इतने इतने पोर्शन लेना है। ये कर सकते हैं, मगर ये नहीं कर सकते कि यार केस लेकर आया करो, उसमें से मैं तुम्हें जो है तुम्हें भी पैसे दे दिया करूंगा, तुम्हारी भी खर्ची निकाल दिया करूंगा, अपना भी रख लिया करूंगा, या वो कहे तुम मेरे लिए ले आया कर। ये वाली चीजें वकील को जेब नहीं देती। तो इसमें फर्म को अलाउ किया, फर्म ऑफ एडवोकेट आर अलाउड, उसकी फर्म अलाउ है, उनकी पार्टनरशिप अलाउ है, मगर एक दूसरे की इस तरीके से कमीशन मुकर्रर करना, ये कि केस लेकर आना, ये उसके खिलाफ है। 142 रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट रोल नंबर। इसमें यह कहा गया कि अगर आप केस एक दिन भी आपसे कोई सीनियर है रोल नंबर में, जो रोल कॉल होती है ना, कि फॉर एग्जांपल मेरी जो है इनरोलमेंट फॉर एग्जांपल आज हुई, मुझसे एक दिन पहले का भी जो सीनियर है ना वकील, तो मैं उसकी इज्जत करूंगा उसकी प्रेसिडेंट के हिसाब से, कि जो रोल चलती आ रही है, जो लिस्ट चलती आ रही है, जो काउंसिल है जो हमें देती है, कि मैं ये कहूंगा ये मेरा सीनियर है, मैं उसकी इज्जत करूंगा। तो इसमें इज्जत करना सिखाई रोल कॉल के हिसाब से। हो सकता है कि जो मेरा सीनियर है वो उम्र में मुझसे छोटा हो, मगर मैं उसकी इज्जत करूंगा। कुछ इस किस्म के भी मेरी अदालत में मेरे जो है एडवोकेट्स हैं कि वो मेरे स्टूडेंट हैं, मगर वो मेरे सीनियर हैं, कि मेरे पास उन्होंने किसी ने बीए किया था,
किसी ने FA किया था, क्योंकि मेरी टीचिंग क्लास से मेरी प्रोफेशन था, तो उनमें से बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं कि जो मुझसे सीनियर हैं मगर हैं मेरे स्टूडेंट्स वो। तो देखें, तो 142 क्या है, रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट रोल नंबर। उसके बाद है 143 में ये कहा गया कि जूनियर रिस्पेक्ट सीनियर। दो लफ्ज आएंगे, जूनियर एंड यंगर, दो लफ्ज नहीं बोलने, जूनियर एंड यंगर। जूनियर कहते हैं जो आपसे तजर्बे में छोटा हो, और यंगर कहते हैं जो आपसे उम्र में छोटा हो। ये बड़े दो कीमती लफ्ज हैं। अगर वो कहे सिर्फ जूनियर, गलत, जूनियर एंड यंगर। जूनियर जो आपसे तजर्बे में छोटा हो और यंगर जो आपसे उम्र में छोटा हो, वो रिस्पेक्ट करेगा अपने सीनियर की और अपने ओल्डर की जो आपसे उम्र में बड़ा है। तो इसमें क्या सिखाया गया कि जो जूनियर है, जो तजर्बे में कम है, वो अपने सीनियर की इज्जत करेगा, यानी कि जो तजर्बे में ज्यादा है, या जो यंगर है, उम्र में छोटा है, वो अपने से ओल्डर की, जो उम्र में बड़ा है, उसकी इज्जत करेगा। तो देखो आया ना, सारा का सारा एक रोल मॉडल के तौर पर वकील आ रहा है यहां पर। 144, और हां, इसमें एक और चीज कही गई 143 में कि जो सीनियर हैं वो हेल्पफुल होंगे, वो अपने जूनियर्स की, अपने यंगर्स के ऊपर शफकत का हाथ रखेंगे, उनके लिए हेल्पफुल होंगे, उनकी मदद करेंगे। कि हम अपने किसी सीनियर के पास जाते हैं कि सर ये वाला मुश्किल पेश आई, आप बताएं इसमें हम क्या करें, तो फिर वो ये ना देखें कि ये तो हमारे जूनियर हैं, हम इनसे इंसल्ट करें, नहीं, बल्कि वो क्या करें कि जूनियर की रिस्पेक्ट करें, उनसे मोहब्बत से, शफकत से पेश आए, उनकी रहनुमाई करें। तो ये दो बातें इसमें सिखाई गई कि जूनियर को सीनियर की रिस्पेक्ट कहा गया और सीनियर को क्या कहा गया कि आप भी शफकत का हाथ रख के रहनुमाई करें, ये आपके बच्चों की तरह है। 144, सीनियर विल लीड द केस। ये आखिरी रूल है एडवोकेट का, एडवोकेट से 134 से 144 तक। तो हमने एडवोकेट से एडवोकेट का पढ़ लिया। इसमें यह कहा कि सीनियर विल लीड द केस, जो सीनियर होगा ना वो केस को लीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक केस में 5 वकील पेश हुए एक तरफ से, फॉर एग्जाम्पल हम 5 वकील पेश हो रहे हैं, हम सबके सब एक दफ्तर के लोग हैं, और दूसरी तरफ से दूसरे वकील पेश हो रहे हैं, तो हम में जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा ना वो केस को लीड करेगा, वो केस को आगे सबसे पहले बयान करेगा, हम उसकी असिस्ट करेंगे। जब वो कहेंगे कि आप बोल लें फिर हम बोल लेंगे, ये नहीं कि सीनियर साहब अभी बोल नहीं पाए और जूनियर शुरू हो गए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें एक बड़ा कीमती नुकता आपसे लॉ एक्ट में कहेगा, अगर सीनियर खुद कह दे जूनियर से कि आप केस को लीड करें, तब जूनियर कर सकता है। तो बड़ा कीमती नुकता कि सीनियर खुद मुंह से कह दे कि जूनियर को कि आप केस को लीड करें, तब वो लीड करेगा, वरना वो केस को असिस्ट करेगा, लीड नहीं करेगा। देखो लफ्ज आएगा लॉ एक्ट में, लीड एंड असिस्ट। तो लीड कौन करता है? सीनियर, और असिस्ट कौन करता है? जूनियर। तो हमने ये पोर्शन पढ़ लिया। अब दूसरा पोर्शन पढ़ रहे हैं 145 से 158 कि एडवोकेट का जो लिंक है, उसका जो कंडक्ट है विद क्लाइंट, अपने क्लाइंट से कैसा होना चाहिए। क्लाइंट एक बच्चे की तरह होता है, वो अपने आप को एक बच्चा तस्वुर करता है कि मैं एक पनाह में आ गया हूं, ये जो वकील है ये मुझे हर चीज से बचाएगा, बचाने वाली अल्लाह की जात है, मगर उसको एक ये होता है कि ये मेरा अब एक कोई सहारा अल्लाह ने बना दिया है। अब वो डरता नहीं कि पुलिस से, फलां चीजों से, इनसे, वरना वो घबराया हुआ होता है। कभी आप अपने क्लाइंट को पीछे मुड़ के तो कभी देखना, वो बच्चों की तरह आपका सहारा ढूंढ रहा होता है। तो आपको भी उससे बड़ा शफकत से रहना चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, उससे रहम दिली से उसको हौसला दें। ये बड़ी नेकी है, किसी को हौसला देना बड़ी नेकी है कि आप उसको हौसला दें कि कोई मसला नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला बेहतर कर देगा, टेंशन ना ले। ये बहुत बड़ी नेकी है किसी को हौसला देना। 145 में क्या है कि नो एडवर्स इंटरेस्ट टू क्लाइंट। 145 में कहा अपने क्लाइंट के मुखालिफ, एडवर्स मुखालिफ, इंटरेस्ट उसके मफाद के मुखालिफ कोई काम ना करें। हर वो चीज जो आपके क्लाइंट के मफाद के खिलाफ जाती है, आपने उससे अवॉइड करना है, वो नहीं करनी। अब देखिए यहां पर दूसरा है 146, नो एडवर्स टू फार्मर क्लाइंट। ना सिर्फ मौजूदा क्लाइंट बल्कि जो फार्मर आपका क्लाइंट है, जो आपका पहले कोई क्लाइंट रहा हुआ हो,
उसके भी मफाद के खिलाफ आप ना जाए। अब मैं बड़ा कीमती नुक्ता आपको यहां बता रहा हूं। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा एक ऐसा क्लाइंट था जो आपका क्लाइंट रहा या आपसे मशवरा लेकर चला गया मगर आपकी फीस नहीं दी, तो क्या वो फार्मर क्लाइंट है? आप कहेंगे हां। मसलन मैंने एक बंदे का केस लिया, उसने कहा आप केस लड़े, मैं आपको फीस दे देता हूं। मैं केस लड़ना शुरू कर दिया, उसने कहा मेरे पास फीस नहीं होती, वो चला गया। अब मैं उसके, वो भी मेरा क्लाइंट ही शुमार होता है। तो फार्मर क्लाइंट जो आपका कोई पहले वाला क्लाइंट है वो आपका क्लाइंट है चाहे फीस ना भी दी हो। देखिए वकील की फीस नहीं होती, ये याद रखना। क्यों? कि ये शोबे के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है, ये उसकी सर्विस होती है, ये उसके टाइम और उसकी जो एनर्जी लगती है ना उसके लिए है, वरना आप उसका हक कैसे अदा कर सकते? इस उस्ताद का आप हक अदा नहीं कर सकते कि वो आपको जो पढ़ा रहा होता है वो आपको एक सीढ़ी की तरह खड़ा है कि खुद वहीं पे खड़ा मगर आपको मंजिलों के ऊपर लेके जा रहा, आप उसका कैसे हक अदा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। इसी तरह वकील भी जो है, डॉक्टर्स भी जो हैं, इनकी फीस ना कहा करें, ये इनकी एक सर्विस है, ये अपना टाइम जो आपको दे रहे हैं वो है। तो आपका फार्मर क्लाइंट की भी आप उसकी मुखालफत में नहीं जाएंगे। अब है 147 बड़ा कीमती है कि डिस्क्लोज एवरी रिलेशन। मेरे पास कोई शख्स केस लेकर आया और जब मैंने देखा ये केस जिसके खिलाफ लेकर आया है ये तो मेरा कजन है या ये मेरा कोई दोस्त है, तो 147 में कहा गया कि आप डिस्क्लोज करें हर रिलेशन को, जो आपका ताल्लुक है, जिसके बारे में वो केस लेकर आया, आप बताएं भाई ये शख्स मेरा कजन लगता है जिसके खिलाफ आप केस लेकर आए हो, या ये मेरा दोस्त लगता है या मेरा हमसाया है, ताकि आप पहले बता दें। ये ना हो कि जब आप केस लड़े तो वो क्लाइंट ये कहे कि ये तो मुझे किसने पहले बताया भी नहीं कि आपस में एक दूसरे के ताल्लुक वाले हैं, तो ये लीगल एथिक के खिलाफ है। आप क्या करें? उसको डिस्क्लोज कर दें रिलेशन को। 148 में है नो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, दो पार्टियां, मैंने देखो यहां पे लिखा दो पार्टियां, कि नो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, दो पार्टियां, इसका मतलब है कि दो पार्टियों से नहीं मिलना चाहिए। कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का मतलब है इस पार्टी से भी मिल जाओ, उस पार्टी से भी मिल जाओ। ये बड़ी गलत बात है, ये इंसाफ के तकाजे के भी खिलाफ है, मॉरल एथिक के भी खिलाफ है, गुनाह है कि एक शख्स ने आप पे भरोसा करके, आपके ऊपर एतमाद करके अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया और आप उसके एतमाद को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं। तो देखें 148 में कहा नो कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, कि दो पार्टियों से नहीं मिलेंगे। तो लॉ एक्ट में आपसे कहे कि कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट रख सकता है वकील? आप कहेंगे गलत, बिल्कुल नहीं रख सकता। वो अपनी पार्टी के मफाद में जाए, दूसरी पार्टी के नहीं। उसका हक ये कि जिस पार्टी का केस लिया सिर्फ उसके हक में जो भी कानूनन हो, गैर कानूनी नहीं, जो कानूनन हो, जो उसके हक के लिए हो, वो करें। 149 है कि नो बाय ऑक्शन प्रॉपर्टी, नो बाय बी यू बाय नो बाय ऑक्शन प्रॉपर्टी, कि जो कोई प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने ऐसा कहा कि मेरी ये प्रॉपर्टी का आप केस लड़ें, मैं केस हार गया और उसकी प्रॉपर्टी नीलामी के तौर पर, ऑक्शन के तौर के ऊपर आ गई, बोली उसकी लग रही है, बेनामी हो रही है, पर सेल हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी फरोख्त की जा रही है। अब मुझे रोका गया कि जिस क्लाइंट की प्रॉपर्टी का मैंने केस लड़ा था ना, मैं उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी में मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसकी प्रॉपर्टी को नहीं खरीदूंगा। क्यों? इसका बड़े गहरे इसमें बड़े राज छुपे हैं। पहला कि कभी वो मेरा क्लाइंट था कि मैं उसके हक के लिए लड़ रहा था, आज वो मजबूर है और आज वो इस मकाम पर आ गया कि वो बर्बादी के दिहाने पर है और मैं उसी का होकर उसी की चीज खरीद रहा हूं। पहला नुक्ता। नंबर 2, अगर ऐसा इजाजत दे दी जाए तो हर वकील क्या करेगा कि मेरे पास जो केस आया, मैं क्या कहूंगा, यार ये मैं जानबूझ के हार जाऊं, इसकी प्रॉपर्टी होगी नीलामी वाले बंदों से मिल लूंगा, भाई मैं तुम्हें अपना कमीशन दूंगा, इस प्रॉपर्टी में तुमने ज्यादा बोली नहीं लगानी, मैं जितनी बोली लगा दूंगा सबसे ज्यादा बोली मैं लगाऊंगा,
और वो प्रॉपर्टी मैं खरीद लूंगा, हाँ तो मैं तुम्हारे जो है खर्चा पानी दे दूंगा। तो ये वाला भी इसमें से एक नुक्ता निकलता है। तो एक तो लीगल एथिक के खिलाफ है कि कभी वो आपका क्लाइंट था, कभी आप उसके अपने थे, आज उसके आप गैर बन चुके हो। तो ये वाला मसला। और दूसरा ये कि आप अगर उसको इजाजत दे देंगे तो हर वकील केस हार हार कर प्रॉपर्टियां लेता रहेगा, कोड़ी के दामों लेता रहेगा। एक ये नुक्ता भी इसमें निकलता है। 150 नो कमिलिंग। अच्छा, एक और मैं आपको इसमें बता दूं, ये वाला कि इसमें एक और ये चीज भी है कि फॉर एग्जाम्पल आप उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेते, क्या आपकी कोई इंडिपेंडेंट औलाद ले सकती है? हाँ, वो ले सकती है, जो इंडिपेंडेंट है, अलग रहती है, वो ले सकती है। तो इसके अंदर के उसने कहा कि नो कमिंगलिंग आपने नहीं करनी, मिक्सिंग नहीं करनी प्रॉपर्टी को। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास अपनी कोई प्रॉपर्टी रख गया, मिसाल के तौर पर वो चावलों की बोरियां रख गया, वो 10 बोरियां रख कर गया है, वो फॉर एग्जाम्पल कर्नल बासमती रख के चला गया। अब मैं ये नहीं करूंगा कि उसकी बोरियां इस्तेमाल कर लूं, ठीक है जी उसकी मेरी ये बोरियां आएंगी तो मैं उसमें से कर्नल बासमती इसको दे दूंगा। ये गलत है। जो जिसकी चीज है वो उसकी अमानत है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, खासतौर पर हमारे इलाके में गन्ना बहुत होता है। तो यहां पर लोग क्या करते हैं कि चलती ट्रालियों में से गन्ना खींच कर उसको खाते। ये चोरी नहीं है, डकैती है। इसका बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी की प्रॉपर्टी पे आप दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं। तो किसी की प्रॉपर्टी को आपस में वकील अपने क्लाइंट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी से मिक्स नहीं कर सकता। 150 में का 151 नो एडवाइस लिटिगेशन। लागत में आपसे कहेगा क्या वकील एडवाइस दे सकता है कि आप मुकदमेबाजी करो? मिसाल के तौर के ऊपर दो मेरे हमसायों की लड़ाई हो गई और मैं ये कहूं कोई बात नहीं यार, अब लगे रहो, कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पीछे पीछे मशवरा देता रहूंगा क्योंकि तुम भी मेरे हमसाए, ये भी मेरे हमसाए, मैं सामने नहीं आऊंगा, आपकी फुल हेल्प करूंगा, उसको जितना हो सके जलील करें। ये अल्लाह के कहर से डरें। किसी के दरमियान झगड़े डलवाना, किसी के दरमियान आपस के अंदर इस तरह की मुकदमेबाजियां करवाना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, उससे बहुत डरा करें। तो कोई एडवाइस वकील नहीं कर सकता कि आप लिटिगेशन करें, बल्कि वो क्या करे, तस्वीर की तरफ आए, सुलह की तरफ आए कि किसी की सुलह करवा दे। 152 नो एडवाइस वायलेशन ऑफ लॉ। 152 में ये कहेगा क्या वकील किसी कानून की वायलेशन, उसकी खिलाफ वर्जी की नसीहत कर सकता है? नहीं। मसलन एक शख्स आया, उसने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल मुझ पे इतना टैक्स लग गया है, तो क्या ये मैं टैक्स अदा करूं या ना करूं? मैं कहूं छोड़ो, रहने दो, कोई मसला नहीं है, फला बंदा है, आप इस तरह करें, उसको थोड़ी सी इतनी रिश्वत दे दें, वो अपने आप ही कागजात में लिख देगा इसने टैक्स अदा कर दिया, इसका टैक्स बनता ही नहीं है। तो ये वायलेशन है कानून की। एक वकील वायलेशन ऑफ लॉ नहीं कर सकता। 153 है कि डिफेंस विदाउट ओपिनियन, बड़ा कीमती। मैं अपने क्लाइंट को जब मेरे पास आया, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता। वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा मुझसे इस तरह जुल्म हुआ है मेरे साथ। अब मैं ये नहीं कर सकता कि अपने पर्सनल ओपिनियन देखने बैठ जाऊं कि मेरा तो बड़ा तजर्बा है। ऐसे चेहरे वाले लोग, ये इस तरह की बॉडी लैंग्वेज वाले लोग ये झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ बोल रहा है, गलत। आपको क्या पता, आपको क्या पता कि अगले पे क्या बीती है? तो आप पर्सनल ओपिनियन नहीं देंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उसके शवाहिद देखेंगे, उस पे जो बीती है वो देखेंगे, जो सबूत है, गवाहान है, उनकी बुनियाद पे करेंगे। तो पर्सनल ओपिनियन की कोई इजाजत नहीं। आप डिफेंस विदाउट ओपिनियन, उसका डिफेंस करें अपने ओपिनियन के बगैर। अपना ओपिनियन उसके हक में भी नहीं देंगे, ये भी ख्याल करना। आप ये नहीं कह सकते मैं जानता हूं कि ठीक है जी ये बंदा बड़ा शरीफ है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूं, ये भी आप उसमें नहीं कर सकते। आपने एक न्यूट्रल बंदा बनकर उसका डिफेंस करना है कि क्या वो जो शख्स है वो सबूत, गवाहान, शहादतों की बुनियाद पर क्या उसका केस स्ट्रांग है या नहीं। तो सबूतों की बुनियाद पर उसका आपने डिफेंस करना, पर्सनल ओपिनियन पे नहीं करना। फिक्सेशन ऑफ फीस, इसमें ये 154 में बड़ा कहा गया कि आप जब केस की फीस तय करें तो उससे पहले आपको कुछ रूल्स बता दिए गए इसमें
उसमें ये कहा कि जब आप कोई फीस तय करें ना, तो उससे पहले देख लें कि इस केस की मेरे सीनियर या मेरे भाई दूसरे जो हैं वो कितनी फीस लेते हैं। एक डकैती का पर्चा आया तो मैं ये देखूं, तो फीस तय करने के लिए ये असूल हैं। लॉ गेट में आपसे पूछे कौन कौन से रूल्स आप अपना सकते हैं। याद रखना, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये नहीं कि आप इनको ही अपना के फीस तय करें, बल्कि इनसे गाइडलाइन ले सकते। तो लॉ गेट में गाइडलाइन का आपने कहना है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन के लिए प्रोवाइड किए गए। नंबर 1 कि मेरे दूसरे भाई इस डकैती के पर्चे के कितने पैसे लेते हैं, डकैती केस के कितने पैसे लेते हैं। नंबर 2 मेरे पास और कितने केस हैं कि अगर मैं इस केस पे तवज्जो दूंगा तो मेरे बाकी केसों पे उसका असर पड़ेगा। नंबर 3 ये किस नोयत का केस है तो डकैती, मगर हर केस अलग कहानी डील करता है, तो मुझे इस पर कितना वक्त देना होगा, मेरी कितनी मेहनत लगेगी, मेरा कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, मुझे बाकी मेरी जिंदगी पे कितना असर पड़ेगा। ये तमाम चीजें देखकर फिर आप केस की फीस डिसाइड करें, जो ना लो बहुत ज्यादा लो हो ना बहुत ज्यादा हाई हो, बल्कि मॉडरेट हो, दरमियाना हो, मुनासिब हो, जो मुनासिब के लिए। इसमें एक बड़ा और कीमती एक और नुक्ता है इसमें कि अगर आपके किसी वकील भाई की बेवा या उसके बच्चे अगर कोई केस लेकर आए, आप उससे फीस नहीं लेंगे। ये रूल है। क्यों? कि वो आपका भाई है, वो किसी भी जगह पे रहता है, आप उसको जानते भी नहीं। कराची का कोई बंदा आ गया, वो उसकी बीवी ये कहे कि मैं उसकी बेवा हूं, मेरा शोहर भी वकील था, तो मैं उससे फीस नहीं लूंगा, बल्कि उसकी ज़ाती हेल्प करूंगा कि ये मेरी बहन है, मेरी भाभी है, ये बच्चे जो हैं ये मेरे अपने ही भतीजे हैं, तो मैं इनसे फीस नहीं लूंगा। इसमें ये वाली बात भी है। 155 नो कंपनसेशन केसेस। इसमें वकील को यह कहा गया भाई फीसें पहले तय कर लें, मुआवजे कंपनसेशन के दावे दायर ना करें। ये ना करें कि आपके पास एक बंदा आज क्लाइंट लेकर आया, उसने कहा जी मैं आपको इतने पैसे, अच्छा ठीक है वकील साहब आप पैसे केस लड़ लें, दरमियान में हम तय कर लेंगे, हम आपस में एक दूसरे के दोस्त तो हैं। ये वाली चीज़ नहीं, पहले आप फीस क्लियर करें। ये नहीं कि आपके जहन में ये हो कि मैं से 2 लाख फीस लूंगा, वो बंदा आपके हाथ में 30,000 रुपये दे, फिर आप केस दायर करते फिर उसके खिलाफ मुआवजे के कंपनसेशन के, जी मुझसे मुआवजा दिलवाओ। मैं तो सोच के बैठा था 2 लाख देगा, ये तो मुझे 30,000 पकड़ा रहा है, अब केस खत्म होने पे है। तो नहीं, कंपनसेशन आप करेंगे, उस पर केस दायर करेंगे, मुआवजे के केस करेंगे, तो आपके म्यार गिरता है कि ये कैसा वकील एक अपने ही क्लाइंट के खिलाफ केस दायर करता फिर रहा है। तो उसमें रोका गया, आप पहले फीस तय कर लें, ये कहें कितनी फीस बनती है, उस फीस के मुताबिक आप करें। 156 नो पर्सनल बिलीफ ऑफ इनोसेंस। जाती तौर पर यह नहीं कहना कि ये शख्स जो है ये मैं जानता हूं, पर्सनल बिलीफ है कि ये इनोसेंस है, आपका कोई नहीं। हां, शवाहिद की बुनियाद पे अड़ जाएं, डट जाएं, पर्सनल बिलीफ पे नहीं। अल्लाह ने आपको जाहिर का मुकल्लफ किया, बातिन का मुकल्लफ नहीं किया। आप किसी के दिल को नहीं जानते उसमें क्या छुपा है। आप ज़ाहिरी के मुकल्लफ है कि जो ज़ाहिर नजर आ रहा है, क़यामत के दिन आपकी ज़ाहिर की पूछ-बूछ होगी कि क्या तुम्हें ज़ाहिरी तौर पे बंदा कैसा नजर आ रहा है। ज़ाहिरी तौर पे उसके शवाहिद, उसके गवाह, उसके हक में सबूत, शहादतें वो देखें। ये नहीं कि पर्सनल बिलीफ पे आप कहें ये इनोसेंस है, तो नहीं। और बाकी अपने क्लाइंट के लिए डट जाएं, इसमें यह कहा गया डट जाएं। हर वो हक जो उसके लिए फायदेमंद है और कानूनी है, गैर कानूनी नहीं, कानूनी है, आप वो करें। जब हर वो चीज देखो समझ आ रही है ना कि वकील को यहां पे एक आइडियल पर्सनैलिटी बना के पेश किया। नो सेल्फ विटनेस। इसमें यह कहा गया कि वकील कभी भी विटनेस ना बने, किसी भी चीज का गवाह ना बने कि ठीक है जी मैं गवाह हूं, ये लड़ाई झगड़ा हुआ था यहां पर, इसने इसके सर में ये चीज मारी, मैं गवाह हूं, उसने इस पर गोली चलाई, ये चीजें नहीं। हां, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स की हद तक, उसके टेस्टिफिकेशन की हद तक विटनेस बन सकते हैं। अव्वल कोशिश करें वो भी ना बने, क्योंकि आप वकील हैं, आपका काम डिफेंस है या आपका काम प्रोसिक्यूशन है। आप किसी के गवाह ना बने, तो उसमें गवाह से रोका गया। नो सेल्फ विटनेस आप नहीं बने। 158 कि एग्री एक्सटेंशन ऑफ टाइम। इसमें यह कहा गया 158 में कि अगर आपके केस पे असर नहीं पड़ता, सबसे कीमती बात आपके केस पे असर ना पड़े, तो दूसरा आपका जो वकील है, वकील भाई, एडवर्स पार्टी, वो अगर ये कहे कि आज मुझे ये पेशी चाहिए, मेरी तैयारी नहीं है, मेरी मजबूरी है, कोई इस तरह का मसला, तो आप अब ये दरमियान में उसको तंग नहीं करेंगे
کہ نہیں جی میں پیشی نہیں لینے دوں گا فلاں فلاں، میرا کلائنٹ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی پیشی نہیں لینے دینی ہے، نہیں کلائنٹ کی آپ کی بات مانیں، وہ کون ہوتا ہے آپ کو کہنے والا؟ کیس آپ نے لڑنا ہے تو کلائنٹ کی باتوں میں آ کے اپنے وکیل بھائی کو پریشان نہ کریں۔ ہاں بڑا قیمتی اس میں اگر آپ کے کیس پہ اثر پڑتا ہے پھر آپ ٹائم نہیں دیں گے اس کو، یہ بڑا قیمتی لا گیٹ میں کہ اگر آپ کے کیس پہ اثر پڑتا ہے، ایڈورس ریئیکشن پڑتا ہے، ایڈورس ایفیکٹ پڑتا ہے، پھر دوسرا وکیل کو وہ کیس وغیرہ لے، پھر آپ نہیں کریں گے، پھر آپ اڑیں گے کہ نہیں اس سے تو میرا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر آج میں اس کو پیشی لینے دیتا ہوں تو یہ تو جا کے میرے جو کلائنٹ ہے اس کی زمین کے اوپر جو ہے اس کی فصلیں کاٹ لے گا یا اس کی زمین کو آگے سودا کر دے گا، یعنی میں کوئی بھی نقصان کر دے گا۔ تو یہاں تو ہم نے ایک وکیل کا کلائنٹ سے بھی بیہیو دیکھ لیا، اس کا کنڈکٹ دیکھ لیا۔ اب ہے 159 سے 176 ود کورٹ۔ ایک وکیل کا کورٹ کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بڑا سمپل سا اور ایزی سا یہ 159 میں کہا کہ رسپیکٹفل ود کورٹ، چھوٹی سی بات، کورٹ کے ساتھ وہ رسپیکٹفل بیہیو ہو، وہ کورٹ کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرے کہ جس کے اندر کورٹ کی توہین ہو، کورٹ کی انسلٹ ہو، وہ یہ دیکھے وہ جج ہے میں وکیل ہوں۔ بار اینڈ بینچ کا جو ایک ریلیشن اس کے تقدس کو بحال رکھے، پامال نہ کرے۔ 160 نو ایڈوائز ٹو اوائڈ سمن یا سروس آف پروسیس، یہاں پہ سروس آف پروسیس بھی لکھے گا پیپر میں۔ ایک وکیل یہ نہ کہے کسی کے پاس کوئی سمن آئے، کوئی نوٹس آیا، اس کا کوئی اس قسم کا کوئی وارنٹ آیا تو آپ اس کو یہ نہ کہو کوئی مسئلہ نہیں بھائی میں تو وکیل ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سمن کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ جائیں، ٹینشن نہ لیں، بیٹھے رہیں، بس آپ کا بھائی بیٹھا نا، یہ چیزیں نہیں۔ جو سروس آف پروسیس ہے، عدالت اس کو بلوا رہی ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ اس کو بھیجیں، بلکہ اس کو فورس کریں کہ میرے بھائی آپ کے خلاف جائے گا، خلاف نہ بھی جائے، قانون کا تقاضا آپ جائیں، دیکھیں کیوں آپ کے خلاف آیا ہے، تو اس کو اس کے سروس آف سمن یا سروس آف پروسیس کو نہیں روکیں گے۔ 161 نو مس کوٹ ٹو جج، کبھی بھی گھما پھرا کر جج کو کوئی مس کوٹ نہیں کرنا کہ آپ کا کیس لا کچھ اور ہے، آپ جان بوجھ کے جج صاحب کو کہیں جج صاحب اس کیس لا میں تو فلاں چیز لکھی ہے میرے حق میں جاتی ہے، جبکہ وہ چیز ہوتی ہی نہیں۔ کئی اس قسم کے وکیل ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قانون میں یہ چیز ہے ہی نہیں، آپ کس طرح کر رہے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بول رہے ہیں، خود مجھے ذاتی طور پہ کہا آپ تو اس کیس میں بول ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا بھائی کس کتاب میں لکھا کہ آصف نے اس کیس میں بول سکتا؟ ایکس پارٹی کا کیس ہے، میرے خلاف ایکس پارٹی ڈگری ہوئی، جب تک میں جج صاحب کو پوری سٹوری نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں حاضر نہیں ہوا تھا، میرا کلائنٹ کیوں حاضر نہیں ہوا، میں جب تک پوری سٹوری نہیں بتاؤں گا تب تک تو وہ کیس میرے خلاف جائے گا۔ جج صاحب کیوں میرے خلاف یک طرفہ کاروائی کو معطل کریں گے، کیوں سیٹ اسائڈ کریں گے میری ایکس پارٹی ڈگری کو؟ تو اس قسم کے بھی کہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ یہ تو قانون میں لکھا ہی نہیں، جبکہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ کہاں ہے کہ میں ایکس پارٹی ڈگری کو جج صاحب سے کو جج صاحب یہ بندہ جو ہے نا میرا کلائنٹ بس ویسے نہیں آیا تھا، مجبوری تھی، آپ اس کو ایکس پارٹی ڈگری خارج کر دیں، جج صاحب ویسے کر دیں گے؟ پوری مجھے سٹوری بتانی ہوگی، کہ دن کی مجھے ڈیلے بتانا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ چیزیں آگے ہے نو پرسنل کمیونیکیٹ ود جج، اس میں کہا کہ جج صاحب کو 162 میں کہا کہ جج صاحب کو اسپیشل پارٹیاں نہ دیں، ان کو تحفے تحائف نہ بھیجیں، ان سے پرائیویٹ میٹنگیں نہ کریں تاکہ آپ بدنام نہ ہوں، جج صاحب بھی بدنام نہ ہو۔ بے شک آپ ویسے ان سے مل رہے ہیں مگر لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی جج صاحب سے ملے ہوئے ہیں، یہ جو کیس جیتتا ہے یہ جج صاحب سے تعلق کی بنیاد پہ جیتتا ہے، اس کا اپنا کوئی رول نہیں ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ 163 میں نو ڈیوٹی ٹو کنوکٹ ایٹ اینی کاسٹ، اس میں کہا پروسیکیوشن کو، لفظ پروسیکیوشن کا آئے گا اس میں، کیونکہ میں نے شارٹ لکھا ہے تو میں آپ کو اس لیے یہاں پہ صرف ہیڈنگ دے رہا ہوں اور آپ کو باقی چیزیں زبانی بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ آئے گا کہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ہر حالت میں کنوکٹ کروائے، یعنی کہ جو مدعی پارٹی کا وکیل ہے اس کی ڈیوٹی نہیں بن گئی، اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہو گیا کہ جو ملزم کٹہرے میں کھڑا ہے اس کو ہر حالت میں ہی اس کو سزا دلوا کے رہے، نہیں، بلکہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کرے کہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص کھڑا جس کے میں خلاف کیس لڑ رہا ہوں کیا یہ بے گناہ تو نہیں ہے، اپنا زور اپنا لگائے اپنے اس کیس کے اوپر، مگر یہ بھی دیکھے کہ آگے شہادتیں کیا ہیں، یہ نہیں کہ قسم اٹھا کے بیٹھ جائے میں نے تو اس کو ہر حالت میں پھانسی کے تختے پہ چڑھوا کے چھوڑنا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو اس کو آپ انصاف ہونے دیں اگر آپ پروسیکیوشن ہیں۔
164 नो पब्लिकेशन ऑफ पेंडिंग केसेस, जो आपके पेंडिंग केस हों, अदालत में चल रहे हैं, उसके बारे में कोई न्यूज़पेपर में, कोई टीवी में, इश्तेहार में या किसी आम बंदे को उसके बारे में कोई बयान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। वो भी पेंडिंग केस है, अदालत में चल रहा है, उसको चलने दें, उसका फैसला जब आ जाए फिर आप कह सकते हैं, फैसले के बाद, पेंडिंग केस का नहीं। 165 में नो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें कहा कि जजों की कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आपने नहीं करनी, कि ये देखें कि ये वाला जज जो है ये फला पार्टी का है, फला पॉलिटिकल जो है मुझे इससे फ़ायदा होगा तो मैं ज़ोर लगाऊं कि ये अपॉइंट मेरे इलाके में हो जाए या फला चीज़ें हो जाएं, तो उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी पोस्टिंग, इन चीज़ों से अवॉइड किया कि आप ऐसा कभी ना करें। उसके बाद है अपीयर इन कोर्ट एट टाइम या अल्टरनेट। उसने कहा, इसमें कहा कि आप कोर्ट में जब आपकी हियरिंग हो, जब ज़रूरत हो, तो आप हर हालत में टाइम पे पहुंचें। अगर नहीं पहुंच सकते तो उसका अल्टरनेट इंतजाम करें, अपने जूनियर को भेजें। ये नहीं कि ठीक है आप चाय पीना, अच्छा यार दिल नहीं चाह रहा, जज साहब से के पेशी आगे दे दें, ये चीज़ गलत है। हाँ, कभी इस तरह हो कि मामूली नोयत का केस हो, यानी कोई अभी ऐसी हियरिंग में ऐसे कोई मसला नहीं है अभी आज की पेशी में, फिर तो कभी कर लें तो अलग बात है, वरना कोशिश ये करें कि 100/100 आप जब भी कोई आपका केस हो आप उसमें पहुंचें। खुद नहीं पहुंच सकते, अपने किसी जूनियर को भेजें, कोई अल्टरनेटिव इंतजाम करें। 167 में नो ओपिनियन इन केस नॉट इंगेज, इसमें यह कहा गया कि आप जिस केस के अंदर हैं ही नहीं, केस दूसरे वकील साहब लड़ रहे हैं, जज आप पीछे बैठे सुन रहे हैं और आप पीछे से आवाजें दे रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये आप इस तरह करें कि इस केस में ये फलां चीज भी तो है, इसमें ये भी तो हो सकता है, ये चीज गलत है। जिस केस में आपको एंगेज ही नहीं किया गया, आपको वकील रखा ही नहीं, आप क्यों उस केस के अंदर जो है अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं। तो हमारा तीसरा हिस्सा भी खत्म हो गया। हमारा आखिरी हिस्सा है 168 से 175B, ये विद पब्लिक है। 168 में कहा कि आपका पब्लिक के अंदर आप नो हैरासिंग नो डिलेइंग मैटर, जानबूझ के किसी को हैरास नहीं करेंगे। ऐसा कोई केस नहीं लेंगे जिसमें आपका मामला ये हो कि मैं लोगों पे हरासमेंट करूं, उसको खौफ व हिरासत में मुब्तला करूं, उनके खौफ के अंदर वो करूं कि यानी कि मैं तो एक वकील हूं, मैं फलां चीज़ हूं, तो ये चीज़ें हरासिंग के केस नहीं लेंगे। और नो डिलेइंग मैटर, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी का मामला डिले हो। एक बंदे का फैसला होने वाला जानबूझ के ये कहें उसको दरमियान में अटकाए रखने के लिए कि ठीक है जी मैं केस लंबा कर देता हूँ, आज फलां कर देते हैं, आज फलां कर देते हैं, ये चीज़ें गलत है। आगे है 169 कि एडवर्स पार्टी विद फेयरनेस काइंडनेस, जो आपका मुखालिफ, जो आपकी पार्टी है, मैं किसी केस को लड़ रहा हूं, अब उस केस में जो मुखालिफ पार्टी है, मुखालिफ जो लोग हैं, उनको मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा कि जब मेरे पास से गुजरे मैं उसको घूर घूर के देखूं या मैं उससे सख्ती से बात करूं, उनकी इंसल्टें करूं, उन पर प्रेशर डालूं कि वो खौफ के अंदर आकर वो बयान दें जो मैं दिलवाना चाहता हूं, ये गलत है। 170 डिक्लाइन वेयर पर्पज इज टू इंजर प्रॉपर्टी, आप बिल्कुल डिक्लाइन करें, आप ऐसा केस ले ही ना जहां मकसद ये हो कि मैं किसी शख्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊं, किसी शख्स के मफाद को नुकसान पहुंचाऊं, किसी को हरासा करूं, परेशान करूं, इस तरह के केस ना लें, बल्कि रोकें। यार इस तरह नहीं करना चाहिए, गुनाह है, मरना है तुमने, अल्लाह को जवाब देना है। आगे 171 नो बाउंड टू बिकम एडवाइजरी एडवोकेट, आप बाउंड नहीं है, इसमें कहा गया कि बाउंड नहीं है कि आपको कोई कहे कि आप मेरे वकील बने तो आप हर हालत में ही बने, या आपको कहे आप वकील नहीं बने मैं गोली से उड़ा दूंगा तुम्हें, ये चीजें नहीं, आपकी मर्जी, आप चाहें उसके वकील बने या ना बने। मगर लीगल एथिक ये चीज कहती है कि आपके पास कोई चीज केस लेकर आया, कोई आप पे एतबार करके आया, तो बिला वजह इनकार ना करें। अल्लाह जो कोई चीज रोजी भेजता है आपके पास, किसी को भेज रहा है, क्या पता किसी के दिल से दुआएं निकले, आप केस उसके बारे में करवा दें, उसकी मुश्किल हल कर दें, वो दुआएं देगा, ना भी देगा तो अल्लाह ताला तो है जो आपको अजर देगा। आगे है नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसलॉइंग टू लॉ, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ना रखें। कोई शख्स आपको ये कहे वकील साहब आपने इस कानून की खिलाफ वर्जी करवानी है, कुछ भी करके ये काम गैर कानूनी तरीके से हल करवाना है, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, कोई आपका रिश्तेदारों का इन्फ्लुएंस हो, कोई भी हो, आप उसकी बात नहीं मान लेंगे। जो डिसलॉइंग टू लॉ, कानून की इसके मुखालिफ जाता है, कानून के खिलाफ वर्जी में जाता है, वो नहीं करेंगे। 173 बड़ा कीमती, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट, आप जहां पे भी जाएंगे 173 आप सबसे पहले कहेंगे एडवोकेट, पहला लफ्ज जाती एडवोकेट फला।
कोई आपसे कहे यार तुम इस तरह क्या नाम है, अपनी शोभा से दिखाते फिरते हो कि मैं वकील हूं, उससे कहे नहीं भाई, हमारा जो प्रोफेशनल कंडक्ट है 173 रूल मुझे ये बताता है कि मैं जब भी किसी से मिलूं, कोई बोर्ड हो, कारपोरेशन हो, कोई ऑफिसर हो, कोई आम लोग हो, कोई पब्लिक हो, कोई भी हो, आप उसको पहले जाकर अपना तारुफ कराएं कि मैं एडवोकेट हूं, कि कहीं वो आपकी इंसल्ट ना करे। कभी ऐसा हो कि वो आपको जानता भी ना, फिर आपकी इंसल्ट कर दे, फिर आप कहें जी मैं वकील था जी, मेरी उसने इंसल्ट की है, उसके खिलाफ केस करते फिरें, उसको धमकियां दें, लड़ाई झगड़े करें, ये नहीं। पहले तारुफ करवाएं, फिर भी वो अगर आपकी इंसल्ट करता, बिला वजह आपके खिलाफ करता, फिर तो आपका हक बनता है कि देखो मैंने उसको बताया मैं एक इज्जतदार पेशे से ताल्लुक रखता हूं, मैं एक वकील हूं, और उसने फिर जानबूझ के मेरी इंसल्ट की है, फिर तो एक अलग बात है। तो इसलिए आपको पहले अपना तारुफ करवाना होगा। 174 नो एम्प्लॉय व्हेन रिमेन्ड एक्स जुडिशियल ऑफिसर, इसमें बड़ा कीमती, जिस केस में लॉ एक्ट में कहेगा आप वकील बनने से पहले आप कोई जुडिशियल ऑफिसर थे और आप उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अब आप रिटायर हो चुके हो और वो केस अभी तक चल रहा है अदालत में, और वो केस आ गया है, तो क्या आप उस केस को जिसकी आपने इन्वेस्टिगेशन की थी, आप तो सारे हक उसके बारे में जानते थे, उसकी A to Z जानते थे, तो क्या वो केस आप ले सकते हैं, उसकी इंप्लॉयमेंट कर सकते हैं, वो केस लड़ सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि उसमें आप जुडिशियल ऑफिसर रहे थे, आप तो उसकी पूरी बारीकी जानते हैं, तो अब वो केस आप नहीं लड़ेंगे जिसमें आप कभी जुडिशियल ऑफिसर रहे थे। अब है नो एक्स स्टेटस लाइक एक्स एडवोकेट जनरल वगैरह। 174A में यह कहा गया कि आप अपने पिछले जो आपके कोई ओहदे रहे हों, किसी भी आप अटॉर्नी रहे हों, अदालत के कोई और चीज रहे हों, एक्स एडवोकेट जनरल रहे हों, तो ये पिछले जो नाम है ना एक्स के, जो फार्मर जो है कि मैं साबका एक एडवोकेट जनरल हूं, ये सारे के सारे चीजें ना लगाएं, सिर्फ क्या लिखें जस्ट एडवोकेट, बस आप एडवोकेट है। ये नहीं कि मैं पहले कभी साबका जो है एडवोकेट जनरल रहा हूं, साबका मैं अटॉर्नी रहा, मैं फलां रहा, ये चीजें अपने बोर्ड पे नहीं लिखवाएंगे। 174B में कहा कि आपका बोर्ड सिर्फ 1.5 साइज का हो, 1.5 का आपका बोर्ड हो, इससे बड़ा बोर्ड नहीं लगवा सकते। तो लॉ एक्ट में कहेगा एक वकील कितना बोर्ड लगवा सकता है, आप हिंसा याद रखना 1.5, तो 1.5 पहले लिखेंगे, 2 बाद में, 1.5 पहले 2 बाद में। 175(1) इसमें का नो पर्सनल सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या एम्प्लॉयमेंट, इसमें 175(1) में कहा आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, आप फुल टाइम वकील हैं, जब वकील हैं तो फुल टाइम वकील, कोई भी कारोबार जो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, आप नहीं कर सकते, लॉ एक्ट में कहेगा। 175(2) में ये कहा अगर आपने ये कारोबार किए, यानी वायलेशन की सब रूल 1 की, तो सब रूल 2 क्या कहता है कि आपको कॉन्सिक्वेंस भुगतने होंगे जो रूल 108O में दिए हैं। बड़ा कीमती, आपसे लॉ एक्ट में कहेगा 175(1) के तहत आप खिलाफ वर्जी करते हैं, आप प्राइवेट कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब भी कर रहे हैं, लाइसेंस भी लिया हुआ है, कोई सेमी गवर्नमेंट की जॉब में कर रहे हैं, लाइसेंस लिया हुआ है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आप कहेंगे 175(2) में मेरे खिलाफ वो कार्रवाई होगी कि जो 108O रूल में दिया है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 175(A) इसमें का पर्सनल या मिसकंडक्ट, आप पर्सनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो आपकी प्रोफेशनल जो सारी की सारी बातें जारी हैं, इसका अगर आप मिसकंडक्ट करते हो, इसको तोड़ते हो, रूलों की खिलाफ वर्जी करते हो, तो आपके खिलाफ क्या होगा? बेहद कीमती है ये 175(A) और 175(B। इसकी जगह पे ये दे देता है, इसकी जगह पे ये देता है, इसलिए बड़े गौर से देखना। 175(A) के अंदर लफ्ज याद रखना, डिसिप्लिनरी एक्शन, आपके खिलाफ डिसिप्लिन का जो एक्शन है वो लिया जाएगा कि आपने डिसिप्लिन को तोड़ा है। अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, देखो लफ्ज याद रखना, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और डिसिप्लिनरी एक्शन 175(A) में। 175(B) में है कि नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान बार कौंसल या बार एसोसिएशन, अगर आप नॉन ऑब्जर्वेंस करते हैं पाकिस्तान बार कौंसल की, अपनी कोई पंजाब बार कौंसल, सिंध बार कौंसल, कोई भी, या अपनी बार एसोसिएशन जिसमें आप रहते हैं, तब क्या होगा? तो ये ग्रोस मिसकंडक्ट, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा आपने जुर्म किया। तो देखो 175(B) ज्यादा बड़ा जुर्म है, मगर कब? जब आप बार एसोसिएशन या बार कौंसल के रूल को तोड़ते हो। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कोई ऊपर नीचे हो जाए तो आपको डिसिप्लिनरी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक का हमारा था। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद
و علی آل صاحب بارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ حافظ۔